हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का जो है। चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। चैप्टर का नाम कार्बन तथा इसके यौगिक है। ये शायद क्लास 10th का चौथा पार्ट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में और उससे जो उपयोग होता है उसका बारे में। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं कार्बनिक यौगिक और कार्बन तथा इसका कार्बनिक यौगिक का इसका परिचय पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले कि कार्बन पृथ्वी पर 0.02% होता है। कार्बन जो होता है, अच्छा सबसे पहले पार्ट का नाम लिख देता है। पार्ट का नाम है कार्बन तथा उसके कार्बनिक यौगिक तथा इसके कार्बनिक यौगिक। अगर इंग्लिश में इसका हम नाम लिखे अगर तो इसका नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसका आगे हम लोग चलते हैं इसका परिचय में। सबसे पहले ये है कि कार्बन जो है वो पृथ्वी पर 0.02% होता है, मतलब पाया जाता है। या तो फिर हम कह सकते हैं कि है पृथ्वी पर कार्बन जो है 0.02% है। और हवा में जो कार्बन है ये पृथ्वी पर है। और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के रूप में 0.03% है। ये कार्बन कार्बन के रूप में, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में जो है वो 0.03% है हवा में, ठीक है। और पृथ्वी पर कितना है 0.02%, ठीक है। उसका बाद लिखा हुआ है कि मुक्त अवस्था में जो कार्बन जो होता है, मुक्त अवस्था में जो कार्बन होता है वो हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट हो गया और कोयला के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन जो होता है वो मुक्त अवस्था में किसका रूप में पाया जाता है, हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और कोयला के रूप में पाया जाता है। उसका बाद लिखा हुआ है कि संयोजित अवस्था में जो कार्बन होता है वो कार्बोनेट के खनिज में पाया जाता है। संयोजित अवस्था में जो कार्बन होता है वो कार्बोनेट के खनिज में पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनेट के खनिज में पाया जाता है, ठीक है। संयोजित अवस्था में जो कार्बन होता है वो कार्बोनेट के खनिज में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में जो होता है कार्बन वो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में पाया जाता है। उसका बाद आगे लिखा हुआ है कि जब प्रारंभिक समय था, जब शुरुआती वाला दौर चल रहा था, जब विज्ञान विकसित कर रहा था, विकास कर रहा था धीरे धीरे, उस समय के लोगों का यह मानना था कि कार्बन जो है उस सजीव स्रोत से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पेड़ पौधा या जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले वाला आदमी का मानना था जब विज्ञान डेवलप कर रहा था, आज से करीब 200-300 साल पहले, 600-700 साल पहले, या हो सकता है कि 2000 साल पहले भी। तो उस समय के लोगों का मानना था कि जो कार्बन है या कार्बन का जो यौगिक है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा या तो फिर कोई जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आज के दौर में ऐसा बात नहीं है। ये बात पूरा तरह से गलत हुआ। और ये बात को सबसे पहले जो गलत करने वाले थे उनका नाम था बोहलर, ठीक है। उनका नाम था बोहलर ही आकर के ये बात को गलत किए थे। और इसका बाद में फिर हम लोग जानते हैं कि चीनी जो है वो ईख से प्राप्त होता है और सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू से प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका से प्राप्त होता है। तेल और वसा चर्बी से प्राप्त होता है। यूरिया जो है वो पेशाब से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग मतलब कार्बन और उसका यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसका बाद लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक का बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग का जो दैनिक जीवन है, दिनचर्या है, वो हमेशा कार्बन और उसके यौगिक से घिरा हुआ है। जैसे ये जो लकड़ी है ये भी, इसमें भी कार्बन है। मतलब आसपास का जितना भी हम लोग का वातावरण है, पर्यावरण है,
उसमें जितना भी चीज है जो जलाने से काला हो जाए, जो वस्तु जलाने से काला हो जाता है या काला रंग का हो जाता है, उसमें कार्बन है। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है कार्बन का। यहाँ तक कि हमारा जो शरीर है हम लोग का, वो भी उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ कार्बन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। सुबह से शाम तक जिन वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। हमारे भोजन, जो हमारा भोजन है, भोजन का जो पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब भी जो है वो कार्बनिक यौगिक से ही बना होता है। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सब जो है वो कार्बनिक यौगिक से ही बना होता है और कार्बनिक यौगिक कार्बन से ही बनता है। उसका बाद है कि कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन, रंग, प्लास्टिक की वस्तुएं जो है, या बच्चा के खिलौना, यहाँ तक कि बच्चा के खिलौना भी है वो कार्बन से बना होता है। ठीक है, उसका बाद जो है कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम मतलब जो आदमी द्वारा बनाया गया है वस्त्र, जैसे हो गया रियान, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, ये सब जो है इसमें भी कार्बन होता है। उसका बाद है कि कृत्रिम यौगिक का उपयोग कीटनाशक, डीडीटी, गैमेक्सिन आदि के रूप में भी होता है। रोग से मुक्त होने के लिए कार्बनिक यौगिक का व्यवहार दवा के रूप में किया जाता है। ये भी बात सही है कि कार्बनिक यौगिक का उपयोग हम लोग दवा के रूप में भी करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं। औषधि का कुछ यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स हो गया, पेनिसिलिन हो गया, क्लोरोमाइसेटिन हो गया, टेरामाइसिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब जो है वो कार्बनिक यौगिक के ही बने होते हैं, जो हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं। कौन कौन सा हो गया? सल्फा ड्रग्स, क्या हुआ? सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, उसका बाद है टेरामाइसिन, उसका बाद है एस्पिरिन, ये सब। फिर कुछ बम बारूद बनाने में भी काम होता है, जैसे डायनामाइट। उसका बाद है टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलिन। उसका बाद है टीएनबी, इसका नाम फुल फॉर्म जो है वो है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। टीएनबी मतलब ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ये सब जो है ये विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है वो कार्बन और कार्बनिक यौगिक से घिरा हुआ है। उसका बाद आता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले का जो नाम था वो बर्जीलियस थे, और बर्जीलियस जो है 1815 ईस्वी में यह सिद्धांत को दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस दिए थे। बर्जीलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए? बर्जीलियस दिए। और कब दिए? 1815 में दिए। कब दिए? 1815 में। और ये जीवन शक्ति का सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव, जीव जंतु या पादप से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका अलावा और कहीं से भी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये अपना भाषा में दिए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण, ये बर्जीलियस का अनुसार कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है वो एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। मतलब एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। लेकिन ये जो बर्जीलियस थे वो कह रहे थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है वो एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। लेकिन इस बात को, इस धारणा को गलत करने वाला का जो नाम था वो थे बोहलर। उन्होंने क्या किया था कि अमोनिया साइनेट का फार्मूला ये है NH4Cl, ये हुआ अमोनिया साइनेट, CNO, अमोनिया साइनेट। अब अमोनिया साइनेट को गर्म किया जाता है, उष्मा दिया जाता है इसमें, तो ये यूरिया बनता है। यूरिया का फार्मूला है H2N, मतलब NH2 फिर CO फिर NH2, ये है यूरिया का फार्मूला। ठीक है, और ये है अमोनिया साइनेट।
जब अमोनिया साइनेट को गर्म किया गया था तो यूरिया बना। यूरिया का फॉर्मूला ये बड़ा रूप में कर दिया गया है, लेकिन इसको अगर छोटा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता है, हॉल्ट वाइज CO। ठीक है, मतलब NH2 दो है तो NH2 दो को कर दिए, CO एगो है तो CO एगो कर दिए, तो ये हुआ अमोनिया साइनेट। लेकिन हाँ, ये कौन दिए थे, तो ये बोहलर दिए थे, बोहलर। ठीक है, उसका बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बाद में कोलबे ने, मतलब बोहलर के बाद कोलबे नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया कि एसेटिक आम्ल का, तथा मतलब कोलबे जो थे एसेटिक आम्ल का खोज की। एसेटिक आम्ल मतलब खोज किया, मतलब प्रयोगशाला में बनाए, एसेटिक आम्ल बनाए, तथा बर्थेलो ने मेथेन का संश्लेषण किया। ये तीन बात याद रखना है। बोहलर अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाया, उसका बाद कौन आया, कोलबे आया। कोलबे क्या बनाया, एसेटिक आम्ल बनाया, और बर्थेलो क्या बनाया, तो मेथेन बनाया। ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा कहा जाता है कि कार्बनिक कंपाउंड जो है, मतलब कार्बनिक यौगिक है, वो अथाह समुंदर है। वो यही बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब तक 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। कितना, 1,60,00,000, 1,60,00,000 अब तक के प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया गया है। उसका बाद लव्हाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन का मतलब होता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, बाद में लव्हाजे ने आकर क्या किया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही नहीं होते हैं, बल्कि और इसमें संबंधित होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर हैलोजन कहने का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही चारों का हम लोग हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन है। फिर फास्फोरस है, फिर है गंधक मतलब सल्फर, और कुछ धातुओं के संयोजन से बने होते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक जो होता है वो ये सब चीज से बनता है। क्या क्या चीज से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, फिर फास्फोरस से, या तो फिर सल्फर से। सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं। ठीक है, उसका बाद तथा इनमें कार्बन, लेकिन ये सब चीज से तो बनता है, लेकिन एक बात है कि जब तक कार्बन इसमें उपस्थित नहीं रहेगा तब तक कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक तभी कहलाता है जब यौगिक में कार्बन का उपस्थिति हो। ठीक है, उसका बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन रसायन जो है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हाइड्रोकार्बन तथा व्युत्पन्नों का रसायन है। मतलब हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ जो कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन और उससे और ये सबसे जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड, ये कार्बनिक केमिस्ट्री। तो ये था इसका परिचय। ये लेक्चर में आज भर इतना ही, ये पहला लेक्चर था। ठीक है, फिर अगला लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख ले बढ़िया से कि क्या क्या है। ये परिचय था, इसका बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।